गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग देखने वाले हैं फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट दिया हुआ है सेक्शन 13 में। ठीक है। अब फ्री कंसेंट ये जो है इसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो हमने देखा था उसमें का एक है। ठीक है, ये इसेंशियल एलिमेंट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो फ्री कंसेंट क्या बोलते हैं? ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ अ पार्टी। यानी फ्री कंसेंट मतलब क्या होता है? कंसेंट मतलब अगर हिंदी में बोलो तो इसका मतलब होता है मंजूरी। ठीक है, उसकी इच्छा, उसकी हामी जो रहती है वो कैसे रहना? फ्री रहना चाहिए, किसी तरह का कोई दबाव या फिर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और फ्री कंसेंट मस्ट बी फ्री। और कंसेंट कैसा रहना चाहिए? उसकी मंजूरी कैसी रहना चाहिए? एकदम फ्री रहनी चाहिए। क्लियर है? और जो भी फ्री कंसेंट में क्या होता है कि दोनों पार्टी ने, बोथ पार्टीज, दे आर अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। मतलब उन्हें जो सेम थिंग, एक ही चीज के लिए, अगर मैं पे गुड्स की बात करी तो वो गुड्स ही सेम थिंग इन सेम सेम सेंस, मतलब सेम सेंस में ही उसे लेना चाहिए दो बोथ पार्टी। ठीक है, ऐसा नहीं कि ए कुछ और बोल रहा है, ए बोल रहा है किसी पर्टिकुलर गुड्स के बारे में, ठीक है, और बी बोल रहा है किसी और पर्टिकुलर गुड्स के बारे में। तो दोनों क्या बोल रहे हैं? दोनों अलग अलग जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, सेम थिंग इन द सेम सेंस होना चाहिए। क्लियर है? होल एग्रीमेंट मस्ट बी कंसेंट टू बी इन द सेम सेंस। मतलब उनका पूरा एग्रीमेंट कैसा रहना चाहिए? सेम कंसेंट में रहना चाहिए, कि दोनों उस चीज को अग्री करना चाहिए। ठीक है, अगर ये चीज नहीं है तो ये फ्री कंसेंट नहीं कहेंगे। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं कि कौन से इसमें, कौन से टाइप में ये फ्री कंसेंट नहीं होता है। तो फर्स्ट आ जाता है, फर्स्ट है हमारा कॉशन। ठीक है, कॉशन मतलब धमकी देना। ठीक है, ये सेक्शन 15 में बताया गया है। और कॉशन बोलता है कि इसमें, जैसे एग्जाम्पल सबको समझाती हूँ। ठीक है, ए है, ठीक है, ए के पास कोई प्रॉपर्टी है और बी जो है, बी उसे लेना चाहते हैं, बट ए मना कर रहा है क्योंकि वो नहीं देना चाहता अपनी प्रॉपर्टी। तो बी क्या करता है कि उसके सिर के ऊपर गन रखता है और वो उस प्रॉपर्टी को के पेपर को साइन करने बोलता है, और ए कर लेता है बिकॉज उसके सिर के ऊपर बंदूक रखी गई है। तो ए उसको एग्री कर लेता है। ये होने के बावजूद भी ये जो एग्रीमेंट है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, इसे वॉइड कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा? क्योंकि इसमें फ्री कंसेंट नहीं है। किसका? ए का फ्री कंसेंट नहीं। प्रॉपर्टी किसकी है? ए की है। तो किसी कोई भी एक पार्टी का इसमें फ्री कंसेंट, दोनों पार्टी का फ्री कंसेंट होना बहुत जरूरी है। क्लियर है? अब caution may be proceed for anybody even person is not a party to contract। अभी जरूरी नहीं है कि ए और बी, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आप लोग को कि ये दोनों है कॉन्ट्रैक्ट में, बट कोई सी है वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, तो बी डायरेक्ट इसके सिर पे गन, बंदूक नहीं रखता, ये कॉन्ट्रैक्ट देता है सी को और बोलता है कि तुम इससे ये पेपर साइन करवा लो। तो ये है किसका कॉन्ट्रैक्ट? ए और बी का। बट ये कर कौन रहा है? धमकी कौन दे रहा है? सी दे रहा है। देन तो इस जरूरी नहीं है कि जो कॉन्ट्रैक्ट में है वही उस चीज को कॉशन करे उस चीज के लिए, है ना? कोई और भी अगर कर रहा है तो भी इसे वॉइड माना जाएगा। ठीक है, ये फ्री कंसेंट में नहीं आएगा। Then the act must have been done with the intention of causing any person to enter into an agreement। इसका ये कॉशन का क्या होता है? मेन तो ये होता है कि इस पर्सन को हो सकता है कि इस एग्रीमेंट में ना लाया जाए। दैट मीन्स कि अगर सपोज, एक सेकेंड, इसका मतलब कि जरूरी नहीं है कि ये जो है ये रोकने के लिए, मतलब ये जो एग्रीमेंट है ये रोकने के लिए भी हो सकता है। जरूरी नहीं है सिर्फ दो पार्टीज के बीच में हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो दो पार्टी का ही है। हो सकता है ए का कोई बिजनेस अच्छा चल रहा है, बी उससे जलता है, ठीक है, या फिर उसका एक बहुत अच्छा कॉम्पिटिटर है, तो वो सी को बोलेगा कि तू जाके उसका बिजनेस रोक दे।
तो ये एग्रीमेंट किसी चीज को रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए भी हो सकता है, धमकी देके कि तुम मत करो। समझ में आ रहा है? Then it does not matter whether the Indian Penal Code, ये जरूरी नहीं है कि इंडियन पैनल कोड में ये अगर दिया होगा तो ही ये चीज लागू होगी, नहीं। अगर ये इंडियन पैनल कोड में नहीं भी दिया है तो भी ये इसे वॉइड ही माना जाएगा। क्या माना जाएगा? इसे वॉइड ही माना जाएगा। ठीक है। अब कुछ इसके When consent to an agreement is caused by coercion, the agreement is a contract voidable at the option of a parties whose consent was so caused। अब इसे कौन रोक सकता है? इस एग्रीमेंट को कौन रख सकता है? कौन लायबल होगा इस चीज के लिए? अगर ए की प्रॉपर्टी है, बी इसको कॉशन कर रहा है, तो कौन लायबल होगा? ए इसके लिए लायबल होगा कि वो कभी भी इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है? वॉइड करार करा सकता है। ठीक है। वो इसे बोल सकता है कि ये मेरी मंजूरी से नहीं हुआ, ये मेरे फ्री कंसेंट से नहीं हुआ। क्लियर है? Then a person to whom money had been paid, anything delivered under the caution must repay। अगर caution केस में अगर कोई भी जबरदस्ती से किसी की प्रॉपर्टी या किसी की मनी या किसी का कुछ भी, अगर कुछ भी इसको यूज किया है तो ये बनता है कि वो उसको रिटर्न करे। ठीक है। सपोज ए ने इससे बी ने ए से कुछ ले लिया, ठीक है, मनी उसका यूज कर लिया, उसे लाखों रुपए हड़प लिए। ठीक है। तो जितनी अमाउंट है वो पूरी की पूरी बी को क्या करनी पड़ेगी? रिटर्न करनी पड़ेगी। किसे? ए को। ठीक है। ही में rescind the contract within a reasonable time under the Specific Relief Act 1993। Specific Relief Act 1963। ठीक है। तो जो भी है, ठीक है, जिनके बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसका जो भी उनका रिफंड जो रहेगा वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड में उसे करना ही पड़ेगा। ठीक है। देन आते हैं, इतना समझ में आया कॉशन। देन आते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस दिया गया सेक्शन 16 में, बहुत इजी है इसके सेक्शन से याद रखना। कॉशन सेक्शन 15 में, अनड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन 16 में, फ्रॉड सेक्शन 17 में, मिस रिप्रेजेंटेशन सेक्शन 18 में और मिस्टेक सेक्शन 22। ठीक है। देन अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है? इसको बहुत इजीली याद करने के लिए अगर मैं बोलूँ तो इसमें क्या होता है? स्पेसिफिकली इसमें रिलेशन आ जाते हैं। अब रिलेशन कैसा? जैसे पेरेंट्स, ठीक है, पेरेंट्स का, ठीक है, पेरेंट्स का जो रिलेशन होता है वो, ठीक है, फादर एंड सन का रिलेशन, गार्डनिंग वॉर का रिलेशन, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, ठीक है, डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशन, देन ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी का रिलेशन, पेशेंट एंड मेडिकल एडवाइजरी का, ये सारे जो भी रिलेशन है, ये सारे कोई रिलेशन बीच में आता है तो वो आ जाता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। और अनड्यू इन्फ्लुएंस उसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें डोमिनेटिंग होता है, डोमिनेटिंग नेचर का होता है। मतलब इसमें से कोई भी एक पार्टी, कोई भी एक जन क्या होता है? एक डोमिनेटिंग पोजीशन में होता है जो दूसरे के विल को क्या कर सकते? इजीली डोमिनेट कर सके। सपोज एग्जाम्पल समझाती हूँ। सपोज ए क्या है? ए कोई डॉक्टर है, ठीक है, और बी है कोई पेशेंट। तो ए का ये की पोजीशन कैसी हो गई? डोमिनेटिंग हो गई। दैट मीन्स ये क्या है? एक बड़ी पोजीशन में बैठा हुआ है, ठीक है। और पेशेंट क्या है? पेशेंट एक छोटा सा इंसान है, बहुत बड़ा कोई नहीं है, वो उससे नीचे केस में है। अब ए ने बी से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था, ठीक है, ए बी गया उसके पास में कि मुझे ये प्रॉब्लम है। सपोज उसको किडनी की प्रॉब्लम है, बट किडनी की प्रॉब्लम थी, अब इसने क्या किया? उसका भलता ही ऑपरेशन कर दिया। अब ये चाहता है कि इसका रिपुटेशन खराब ना हो, तो ये अपना डोमिनेटिंग पोजीशन को यूज करता है और इससे क्या करता है ना। तो इस टाइम पे क्या होगा? ये इस तरह का जो रिलेशन होता है,
तो उसे क्या बोलते हैं, अनड्यू इन्फ्लुएंस, वेयर द रिलेशन सबटेंडिंग बिटवीन द पार्टीज आर सच दैट वन पार्टी इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर, यूज द पोजीशन टू ऑब्टेन अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर। मतलब वो कोई भी अनफेयर एडवांटेज को अगर यूज करता है, जो भी डोमिनेटिंग पोजीशन में बैठा हुआ है वो अगर अदर पार्टी के विल को, ठीक है, अगर वो हार्म पहुंचा रहा है तो ये किस में आ जाएगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस में आ जाएगा। अब इसके कुछ कंडीशन है कि वो जो पर्सन है जो डोमिनेटिंग पोजीशन में है, ये ए पर्सन डोमिनेटिंग पोजीशन में बैठा हुआ है, तो इसकी क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। पहला तो इसका जो स्टेट है, ठीक है, इसका जो रियल, इसकी जो होल्ड है, ये कह रहे हैं रियल और एपरेंट अथॉरिटी ओवर द अदर, मतलब इसकी पोजीशन ये देखी जाएगी कि इसकी पोजीशन इस पेशेंट की, अगर ये डॉक्टर है तो ये क्या है, डॉक्टर की पोजीशन इस पेशेंट की पोजीशन से, पोजीशन दैट मीन्स उसका जो लेवल है उससे हाई है, ये जरूरी है। देन वेयर ही स्टैंड, इट्स जहां पे ये खड़ा है उसका रिलेशन कैसा रहना चाहिए, अपर, पेशेंट का रिलेशन एक डॉक्टर के रिलेशन से ऊंचा नहीं माना जाता, राइट, है ना, क्यों नहीं, क्योंकि क्या होता है, पेशेंट की जरूरत होती है ना, इसलिए वो ए के पास जा रहा है। जैसे अगर मैं फादर एंड सन का भी लूँ तो फादर है और सन है, ठीक है, तो फादर और सन में क्या होता है, इसमें डोमिनेटिंग कौन हो गया, फादर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जो सन है ये माइनर है ना, तो ये इसकी पोजीशन को यूज कर सकता है, तो ये चीज बहुत जरूरी है। और सेकंड चीज कि इसकी जो मेंटल कैपेसिटी है, ए की जो मेंटल कैपेसिटी है उस टाइम पे, एक तो टेम्पररी या परमानेंटली अफेक्टेड द रीजन ऑफ एज, हो सकता है उसकी एज की वजह से, जैसे मैंने इसमें कहा कि ये माइनर है तो उसकी एज आ गई, या फिर उसी, अब यहाँ पे बी का क्या है, बी इल है ना, इसकी तबीयत खराब है बी की, तो ये कैसा है, इल है, मतलब उसकी तबीयत खराब है। मेंटली बॉडी डिस्ट्रेस, मतलब कहीं ना कहीं पेशेंट की बॉडी कैसी होती है, डिस्ट्रेस होती है ना, तो ये सारी कंडीशन अगर है तो हम अनड्यू इन्फ्लुएंस का जो सेक्शन है वो लगा सकते हैं। क्लियर है, समझ में आया। अब एक चीज और है, अब सपोज जैसे एक एग्जांपल से समझाती हूँ, ऐसे समझाऊंगी तो नहीं समझ में आएगा तुम लोग को। जैसे किसी कोई बैंक है, ठीक है, बैंक के पास में, अब जैसे मुझे लोन लेना है, ठीक है, मैं जा रही हूँ बैंक के पास में कि मुझे लोन चाहिए, बट उस टाइम पे जो मार्केट के जो शेयर्स है वो बहुत ज़्यादा हाई चल रहे हैं, है ना, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा वो फ्लक्चुएट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाई चल रहे हैं, तो उस टाइम पे बैंक वाला मुझे बोलता है, बैंकर, अब मुझे, अगर मैं बैंक की और एक क्लाइंट की बात करूँ तो डोमिनेटिंग पोजीशन में कौन है, बैंक है, क्लियर है, और इन्फ्लुएंस कौन हो सकता है, क्लाइंट हो सकता है, बट इस सिचुएशन में हमें मांगता है बर्डन ऑफ प्रूफ, ठीक है। अब ये बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, जैसे मैं गई, ठीक है, मैं क्लाइंट हूँ, बैंक है, मैं गई बैंक के पास में, मुझे लोन चाहिए, पर उस टाइम पे इतनी सिचुएशन अप एंड डाउन है, तो जो बैंक वाला जो है वो मुझे क्लियरली बोलता है कि अभी बहुत ज़्यादा है तो इंटरेस्ट रेट वो हाई चलेगा, तो उस चीज़ को अगर मैं एग्री करती हूँ, ठीक है, उस चीज़ को अगर मैं एग्री करती हूँ तो इस टाइम पे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अभी, क्योंकि इस सिचुएशन में, अभी की सिचुएशन में इंटरेस्ट रेट कैसे चल रहा है, हाई चल रहा है, ठीक है, तो इस सिचुएशन में मैंने हाई इंटरेस्ट में ले लिया, ठीक है, बाद में अगर वो इंटरेस्ट कम हो रहा है तो मैं इस पे सू नहीं कर सकती, क्योंकि मैं इस कंडीशन में हूँ कि मैं एक तो वो डिसीजन ले सकती हूँ, दूसरी चीज़ ये कि उस टाइम की सिचुएशन पे भी मैंने उस चीज़ को अग्री किया, तो ये क्या हो जाएगा, उस टाइम पे ये अनड्यू इन्फ्लुएंस का नहीं होगा। क्लियर है, देन यहाँ तक समझ में आया। देन आते हैं, अब थोड़ा सा इसका डिफरेंस बता देती हूँ कॉशन और अनड्यू इन्फ्लुएंस का। अब इसमें क्या होता है, एक बहुत अच्छा ये है कि इसमें क्या होता है, कॉशन में, इसमें फिजिकली, मतलब ये फिजिकल कैरेक्टर का होता है, यानी यहाँ पे फिजिकली हार्म किया जाता है, और अनड्यू इन्फ्लुएंस में मेंटली किया जाता है, मेंटली उनको डोमिनेट करना, ये सब चीजें चलती है,
ठीक है, इसका मेन ये है। ओके, देन आते हैं अपन फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये दो है। अब मैं दो इसको एक साथ क्यों ले रही हूँ, क्योंकि फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन इज साउंड लाइक अ सेम थिंग, बट फ्रॉड में क्या होता है, फ्रॉड में होता है इंटेंशनली किसी चीज को करना, आपको पता हो कि भी आप इनोसेंट नहीं है, इंटेंशनली कोई चीज की जाती है तो वो क्या हो जाता है, फ्रॉड हो जाता है। इसमें क्या होता है, इनोसेंटली, फॉल्स या इनोसेंटली, अगर आप लोग को, आपको नहीं पता, एक्चुअल में नहीं पता वो चीज़ ऐसी है, बट स्टिल आप उस चीज़ को सेल कर रहे हो या उसकी पब्लिसिटी कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएंगे, वो मिसरिप्रेजेंटेशन में आ जाएगा। ठीक है, अब वन बाय वन देखते हैं। फ्रॉड में क्या होता है, व्हेन द इंटेंट टू डिसीव द अदर, मतलब इसमें स्पेशली इंटेंशन होता है कि डिसीव करना है किसी और को। ठीक है, उसके बारे में मतलब सही जानकारी नहीं देने, जानबूझ के उससे उस चीज़ में फंसाना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई ए है, ठीक है, ए है, ए के पास कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, अब उसने ये प्रॉपर्टी किसी 4 लोगों को ऑलरेडी बेच चुका है, किसी 4 लोगों को उसने ऑलरेडी बेच चुका है। अब बी ये प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, बी को नहीं पता कि प्रॉपर्टी ऑलरेडी 4 लोगों को, तो ये फिर बी 4 लोगों को बेच चुका है, उसके बाद बी फिर भी वो बी को बेच रहा है, तो ये क्या हो गया, फ्रॉड, क्योंकि ए को पता है कि वो प्रॉपर्टी फ्रॉड में चल रही है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, ये हो गया फ्रॉड का। अब मिस रिप्रेजेंटेशन का बताती हूँ। सेम एग्जांपल, ए है, ए की कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, अब ए कोई सन है सी का, ठीक है, सन है सी का, और सी ने ये चीज बेच चुकी है किसी डी को, ठीक है, किसी को बेच चुके हैं, ये प्लॉट किसी को बेच चुका है वो, बट ए को नहीं पता। ठीक है, ए भी इससे बेचना चाहते हैं क्योंकि उसको पैसे की जरूरत है और उसका कांटेक्ट नहीं हुआ, हो सकता है इसके फादर एक्सपायर हो गए और उसको नहीं पता है कि ये प्लॉट बेच चुके हैं। ठीक है, तो ए क्या करता है, फिर से ये प्रॉपर्टी बेचने निकालता है और ये बेचता है बी को। तो इस टाइम पे क्या हुआ, ए ने इंटेंशनली किया क्या, नहीं, उसको नहीं पता था कि उसके फादर ने ऑलरेडी वो चीज बेच चुके हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मिस रिप्रेजेंटेशन, कि उसको नहीं पता, उसने जानबूझ के नहीं किया, इंटेंशन नहीं था। ठीक है, और इसका मेन ये होता है कि वो जानबूझ के, फ्रॉड में क्या होता है, फ्रॉड में जानबूझ ये चाहता है कंसील करना, फैक्ट को छुपाने की कोशिश करता है। ठीक है, इसे तो वो चीज, इस मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि उसे वो पता ही नहीं कि वो चीज़ फॉल्स है या फिर वो ऑलरेडी किसी ने खरीदी हुई है, उसे नहीं पता, उसके उसके दिमाग में वो चीज़ है ही नहीं। ठीक है, ओके, देन आता है, देन आता है, ये समझ में आया, देन आता है मिस्टेक। मिस्टेक, तो मिस्टेक में where the both the parties in an agreement under the mistake as to the matter of fact essential to the agreement। ठीक है, एग्रीमेंट इज अ void। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों से मिस्टेक कभी कभी हो जाती है, किसी कॉन्ट्रैक्ट में दोनों बोथ पार्टी से मिस्टेक हो जाती है, फिर किसी वन पार्टी से मिस्टेक होती है, तो हम देखेंगे इसको क्या होता है। ठीक है, मिस्टेक ऑफ अ फैक्ट। ठीक है, अब क्या होता है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है यूनिलैटरल, ठीक है, किसी एक पार्टी से गड़बड़ी हो रही है, और दूसरा होता है बायलैटरल। ठीक है, यूनिलैटरल, यूनिलैटरल मतलब किसी एक पार्टी से प्रॉब्लम हो रही है, मतलब कोई एक पार्टी बाय मिस्टेकली वो चीज कर रहा है, और बायलैटरल में दोनों से सेम मिस्टेक हो रही है। जैसे इसी का एग्जांपल है, इसके ऊपर वाला जो लिया था, जैसे सी क्या है, फादर है किसके, ए के फादर है, और ए बी से कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है। ठीक है, ये किसका है, अब कोई प्लॉट के लिए। ठीक है, तो ए और बी एग्रीमेंट के टाइम पे सी एक्सपायर हो गया, ए के फादर एक्सपायर हो गए। अब ये बात दोनों को पता है, दोनों को, फिर भी वो क्या कर रहे हैं, ये प्लॉट को, और जबकि ये प्लॉट वो लोग नहीं ये कर सकते, ये पता रहने के बाद भी उस एग्रीमेंट को, ये एग्रीमेंट है सपोज कोई, तो इस एग्रीमेंट को इनको पता है कि फादर एक्सपायर हो गए, फिर भी वो प्रिटेंड नहीं करे कि फादर एक्सपायर हो गए, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो ये किसका हो गया, दोनों की मिस्टेक हो गई, ए और बी दोनों को पता है। सेम एग्जाम्पल से इसको समझाती हूँ कि सी की कोई एग्रीमेंट, सी का कोई बहुत इसेंशियल है, सी के बिना वो एग्रीमेंट हो नहीं सकता, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, अब
ए का फादर है तो ए को पता है कि ये मेरे फादर एक्सपायर हो गए, सी एक्सपायर हो गया, बी को नहीं पता, तो ये मिस्टेक किससे हुई, एक पार्टी से, ठीक है। तो ये हो जाएगा यूनिलैटरल में, समझ में आया, ठीक है। चलो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट देखेंगे। ओके, टिल बाय एंड टेक केयर।